सो हेलो एवरीवन। आगे हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं फॉल आउट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। आपने इतना तो देख ही लिया है कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। और जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया शिकागो के ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो कि इम्पोज करी गई थी जर्मनी के ऊपर, और कुछ इंडिपेंडेंट ट्रीटीज़ भी साइन करी गई थी जो ये वाली पावर्स थी, सेंट्रल पावर्स या ट्रिपल अलायंस पावर्स। और जर्मनी के लिए ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी, है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ना श्रेय अब तो ये कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ही एक तरीके से फाउंडेशन है लीग ऑफ नेशंस की। बिल्कुल। तो जो पहला विश्व युद्ध है, इट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। हालांकि जो मेजर यूरोपियन पावर्स जो थे, और अमेरिका ऑब्वियस की बात है इस वॉर में जीत गया। कौन कौन जीत गया ज़रा उसका कैंप बताना मुझे ज़रा। एलिस के कैंप में कौन कौन था, कितनी पावर्स थी सबसे पहले तो चलो यही बता दो। 9 पावर थी। सबसे प्रोमिनेंट पावर बताओ पहले मुझे, अब कौन है सबसे प्रोमिनेंट पावर उसके ग्रुप में? अमेरिका। नंबर 2 ब्रिटेन। नंबर 3 फ्रांस। नंबर 4 रशिया। उसके बाद आपका ये नंबर 5 दगाबाज कौन? इटली। बची कौन थी 4? बेल्जियम, सर्बिया, रोमानिया और ग्रीस, है ना। चलिए बेल्टिक रिपब्लिक किसको बोलते हैं? कौन सी 3 कंट्रीज को? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो एयर रेड्स और कंस्क्रिप्शन जो चली, यानी कि जो घुसपैठ हुई एक दूसरे के देश में और लोगों को मारा गया। जैसे याद है हमने वो पढ़ा था कि जर्मनी ने जब ये ब्रिटेन ने जब जर्मनी से भिड़ने की कोशिश करी थी, तो एक युद्ध ऐसा भी था कि जिसमें एक दिन के अंदर 20-20 हज़ार सैनिक शहीद हो जा रहे थे, राइट। अब यहां पर जो वॉर था, इट हैड इन्वॉल्व एंड अफेक्टेड फार मोर ऑफ द पॉपुलेशन देन इन द पास्ट। आज से पहले इतिहास में इतनी ज़्यादा जनसंख्या, जो आबादी थी सिविलियंस की, किसी को भी इतनी हानि नहीं पहुंची थी। 4 साल के इस युद्ध में, आंकड़े तो इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 4 साल के इस युद्ध में 8 मिलियन लोग मारे गए थे, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वॉर के अंदर एसोसिएटेड थे। 8 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है? 8 मिलियन कितना हुआ? 80 लाख। राउंड फिगर में 1 करोड़ कह लें। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे इस 4 साल के युद्ध में। और इससे भी दुगने लोग जो थे, इनको चोट लगी थी, और वो इस कदर अपाहिज विकलांग हो गए थे कि पूरी जिंदगी अब उनकी ऐसी कटनी थी। उन्नीस 1918 में जब ये वॉर अपने खत्म होने की कगार पर होता है, तब लाखों लोग और ज्यादा जो थे वो मर गए, वॉर की वजह से नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में महामारी फैली थी उसकी वजह से। एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा पढ़ते ना हम इसको इकोनॉमिक्स वगैरह में भी। इंडिया में भी इसका प्रभाव था। आशिमा याद है, ये श्रेया याद है, वो दादाभाई नरोजी ने भी लिखा था, इकोनॉमिक क्रिटिक करा था इसको। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे ये। इन सारी कंट्रीज में आउटकम क्या था? देयर वॉज इम्बैलेंस बिटवीन द सेक्सेस, शॉर्टेज ऑफ मैन। अच्छा, मैन की शॉर्टेज कैसे हो गई थी? हाँ, आर्मी में जाते थे तो
मर जाते थे। ये कितने अच्छे से बोल रही है, आर्मी में जाते थे और मर जाते थे। तो मर गए तो औरतें ज़्यादा रह गई, मर्दों की कमी हो गई, है ना। बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। हर सरकार इन देशों की क्या चाहती थी कि कोई भी जो सिविलियन है उसको इज्जत कब मिलेगी, जब वो देश के लिए किस चीज के लिए तैयार हो जाए, मरने मिटने को, आर्मी में सर्व करने को, राइट। अब ये जो वॉर का टाइम पीरियड था और उसके बाद जो भी चला, ये बेसिकली दुनिया के इतिहास में काफी एक यूनिक पीरियड साबित हुआ। एक तो इम्पैक्ट जो था इसका, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस फॉर्म के अंदर निकला, आपने ये तो देख लिया कि डेथ कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आज से पहले इतने लोग कभी भी नहीं मरे थे जितने इस मतलब 4 साल के युद्ध में इतने सारे लोग एक साथ मर गए, इतने एक सेंचुरी में भी नहीं मरे थे, है ना, किसी भी घटनाक्रम की वजह से। तो इसके अलावा डेथ कैजुअलिटीज के अलावा सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था, वो था इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना। अर्थव्यवस्था भी तो चरमरा गई थी बड़े सारे देशों की, जो जीते भी और जो हारे भी, बताओ। लेकिन रिकवरी किसकी ज्यादा हो रही थी, अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी, रिकवरी कौन से ग्रुप की हो रही थी पॉसिबल अब पोस्ट वॉर। हाँ, तो नाम क्या उस ग्रुप का, एलीज की, ठीक है। क्यों हो रही थी, पैसा कौन दे रहा है उनको अब, हाँ, वॉर इंडेमनिटी कौन दे रहा है, लेकिन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशन थोपी गई ना इसमें, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, उसके तहत उसे पैसा देना, तो उनकी रिकवरी हो रही है। और बाकी जो ग्रुप हैं या फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं, उनकी बैंड बजी हुई है, उनकी लंका लगी हुई है। ओके, तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ ऑल वॉज द राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसको कहा जाता है, या फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोशलिस्ट एंड सोवियत रिपब्लिक। गलत लिखा हुआ वैसे यहाँ पर, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कुछ भी बोल लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता यार उससे यार। अमेरिका इस वॉर के अंदर एंटर करता है एज अ डेटर कंट्री। पहले वो याद है आपको, इन लोगों को मैन एंड मटेरियल सप्लाई करता रहता था, है ना, काफी ज्यादा कर्जदार बन चुका था। लेकिन अब इट वॉज द मनी लेंडर टू द वर्ल्ड इन द पोस्ट वॉर पीरियड। Another outstanding event of this period was the awakening of colonies and their inspired attempts to gain freedom। यानी कि इस वॉर के बाद एक क्या चीज शुरू हो गई दुनिया में, स्ट्रगल फॉर डीकोलोनाइजेशन। लिख लो इसको, स्ट्रगल फॉर डीकोलोनाइजेशन। टर्की को दोबारा मॉडर्न नेशन स्टेट बनाने के लिए जिस बंदे का अहम रोल था वो कौन था, मुस्तफ़ा केमल पाशा अतातुर्क, है ना। इसमें मैंने श्रेया को भी पूरा नाम इसका बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इस बंदे का नाम है ना, इसने टर्की के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, जो सुल्तान था ना टर्की का, तो वो डेमोक्रेसी नहीं, खलीफा, तो वो ना डेमोक्रेसी लेकर आता था, सिंगल पार्टी सिस्टम था, और ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन था लोगों के पास, ना लिबर्टी थी, वेमेन को राइट्स नहीं थे। इसने पूरा एक टर्की को एक जो उस ज़माने का जो आधुनिक देश था, जैसे दुनिया चल रही थी, जितनी मॉडर्निटी थी, ये उस प्रकार की मॉडर्निटी और उस प्रकार के मॉडर्न राइट्स की बात करता था ये टर्की में। और इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों का सपोर्ट भी था। इसका पूरा नाम था मुस्तफ़ा केमल पाशा अतातुर्क। ये हमारे PSIR का पार्ट है, 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की NCERT, उसमें भी इसके बारे में दे रखा है। तो ही प्लेड अ रिमार्क, क्या कह रहे हो श्रेय? अरे डेटर कंट्री वाला इन द सेंस, पहले वो इसलिए एंटर नहीं करती थी क्योंकि अमेरिका के ना कर्जे बहुत थे, इकोनॉमिक रहते थे, जूझ रहा था अमेरिका, इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत जूझ रहा था मतलब।
लेकिन अब जो है उसने इतने रिसोर्सेज गेन कर लिए थे कि बाकी सबके जब रिसोर्सेज खत्म हो गए तब उसने अपने पत्ते दिखाए, अपने रंग दिखाए। तो मुस्तफ़ा केमल पाशा अतातुर्क, ही प्लेड अ रिमार्केबल रोल फॉर टर्कीज रीबर्थ एज अ नेशन। केमल पाशा अतातुर्क ने टर्की को मॉडर्नाइज करा एंड चेंज इट आउट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन, उसकी आइडेंटिटी को चेंज करवाया। यानी कि टर्की को वो कौन से पाथ पर ले गया, ऑर्थोडॉक्स पाथ पर या मॉडर्न पाथ पर? ऑर्थोडॉक्स के मॉडर्न? मॉडर्न। और क्या उसको सपोर्ट था टर्की के सिविलियंस का, जनता का? बिल्कुल, इतना था कि सुल्तान ने अपनी ट्रीटी तक वापस खींच ली थी, याद है? ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ये ना एलीज ने ट्रीटी साइन करी थी बिस्मस के साथ, टर्की के साथ। सुल्तान ने पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब मुस्तफ़ा केमल पाशा तातुर्क और उसके फॉलोअर्स ने रेजिस्ट करा तो सुल्तान ने वापस खींच लिया इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। क्या ये मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क खलीफा था क्या टर्की का? नहीं नहीं, खलीफा नहीं था। बाद में बना क्या? नहीं, रिलीजियस लीडर नहीं था वो, सिर्फ क्या था, रिफॉर्मर था। लेकिन बाद में कंट्री का लीडर जरूर बना, काफी हम्बल था। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अपने इस चैप्टर का। इस पहले विश्व युद्ध का परिणाम भारत के ऊपर क्या निकला। भारत के कंटेक्स्ट में हम ये चीजें जानेंगे कि इंडिया के अंदर से किस प्रकार की शरिया वॉइसेस रेज हो रही थी, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट का क्या कहना था। अब तो गांधी जी भी इंडिया चले आए थे जब तक ये वॉर खत्म हुआ, सेटल हो गए थे, है ना। राजकुमार शुक्ला ने पूरा भ्रमण तो करवाई दिया था उनको, खुद भी घूम लिए थे, हीरो भी बन गए थे चंपारण में जाकर। और अगले ही साल 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च करने वाले हैं, है ना। तो इसका इम्पैक्ट जो है हम स्पेक्ट्रम की बुक से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। स्पेक्ट्रम, स्टडी IQ जो भी हमारी बुक है उससे हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। श्रेया, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और कड़ी से कड़ी मैच करने की कोशिश करो, मिलाओ चेन से चेन। वो इस प्रकार से कि ये वॉर कब से कब तक चलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताओ। 1914 टू 1918। गांधी जी इंडिया में कब आते हैं? 1919। अरे बताओ अभी। 1915 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में आ जाते हैं इसमें गांधी जी, जब भी चल रहा होता है। और गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू करते हैं उससे पहले वॉर खत्म हो चुका होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब उन्होंने लॉन्च करी? 1919 में। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पर गांधी जी कुछ और मूवमेंट्स लॉन्च कर चुके थे इंडिया में। जल्दी बताओ उनके नाम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। गांधी ने इंडिया में आकर क्या खाया था? केक। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। वर्कर्स की कंडीशन, अहमदाबाद में मिल वर्कर स्ट्राइक और चंपारण में शेयर क्रॉपर्स का इशू। और चंपारण उनको कौन लेकर गया था? राजकुमार शुक्ला। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहां पर दी? हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बताओ भाई कौन सी यूनिवर्सिटी है? हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे एक चेन मिलाना चाह रहा हूँ। इतना तो चलो आपको रिकॉल करवा दिया मैंने, पता है आप लोगों को, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी लॉन्च करते हैं तो भारत में दो मुसलमान भाई होते हैं, वो किस वजह से चिंतित होते हैं और उनके नाम क्या थे? हाँ, नहीं वो तो चलो ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, हाँ खलीफा का इशू था। लेकिन वो चिंता क्यों थे, वो चिंता में क्यों थे? खलीफा का इशू तो टर्की में, ये क्यों टेंशन में बैठे हुए इंडिया में?
मुस्लिम ब्रदरहुड के चक्कर में, है ना? भाइयों भाइयों का नाम क्या था दोनों का? ऐसे लिखकर रहा ना, अली ब्रदर्स हैं? क्या था? कह रहा अली ब्रदर्स, मैंने कहा ऐसे लिखकर आ जाना अली ब्रदर्स। मोहम्मद अली और शौकत अली। कल को तुम लिखकर आ जाओगे खान ब्रदर्स। एग्जामिनर बैठ के सोच रहा सलमान खान के 3 भाई हैं कि कौन सा खान है ये। ठीक है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, राइट? अब मुझे एक बात बताओ जरा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। इंडिया किसका कॉलोनी था जब ये मतलब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी? इंडिया उस टाइम तक भी किसका कॉलोनी था? ब्रिटेन का। विनर कौन रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर? एलिट पावर्स, ठीक है। क्या ब्रिटेन उसका पार्ट था? ब्रिटेन के अगेंस्ट में टर्की थी, टर्की कंट्री थी, ठीक है। आप समझ गए? ये जो हम ऊपर जो पढ़ रहे हैं अब इसमें कि इंडिविजुअल जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हार्श टर्म्स एंड ट्रीटी साइन करी गई थी। आप समझ जाओ श्रेया, ट्रीटीज ऑफ सेवरेस में क्या कहा गया होगा? सुल्तान ने वापस खींच ली इस ट्रीटी को, खींच लिया। सुल्तान खलीफा की पोस्ट को हटाओ। आप चेन कनेक्ट करो, भारत में इसका इंपैक्ट क्या? मुसलमान लोग चढ़ गए, और वो किसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे? ब्रिटेन कहां रूल कर रहा था? इंडिया। और ये खलीफा की पोस्ट को किसने हटाया? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन के खिलाफ एक कंसर्न वॉइस रेस करना कहां से आसान था? टर्की में जाकर या इंडिया में? इंडिया में ही। तो इसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ कौन सी मूवमेंट मर्ज हो जाती है? खिलाफत मूवमेंट। अब पता है आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ श्रेया, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो बुक्स होती है वो सिर्फ उसी कंटेक्स्ट के बारे में बात करती हैं, वो पूरी इशू नहीं बताती हैं। आप समझ गए क्या फ़ायदा है ये तमिलनाडु को यहाँ से करने का और वो जोड़ने का? और ये भी समझ गए होगे कि मैंने क्यों कंप्लीट करवा दिया था उसको पहले और ये बाद में क्यों स्टार्ट कराया, इस वजह से। रिदम मैं बना दूंगा, नाचना तुम लोगों का काम है उस रिदम पे, ठीक है? चलो अब इंडिया के ऊपर इंपैक्ट देखते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। भाई ये लाइन तो श्रेया मस्त होती है हर उसमें। भाई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ही होता है किसी भी चीज़ का हर चीज़ के ऊपर। कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, नॉनसेंस लाइन तो आई जाती है, जैसे इसको लिखने के बड़े नंबर मिल जाएंगे। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश रिक्रूटेड अ वास्ट कंटिजेंट ऑफ इंडियंस टू सर्व इन यूरोप, अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। अंग्रेजी हुकूमत ने बड़े सारे हिंदुस्तानियों को हायर करा, उनको अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर शामिल करा कि वो ब्रिटिश की कॉलोनीज जो है कहाँ पर, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, वहाँ काम करेंगे, और प्लस ब्रिटिश हुकूमत के साथ वो यूरोप में भी काम करेंगे। वॉर के बाद सोल्जर्स केम बैक विद न्यू आइडियाज, जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, प्रभाव हुआ भारत की सामाजिक व्यवस्था पर। मतलब आप समझ गए ना? आप अगर कुछ साल फॉरेन रहकर आ जाओ, है ना, इसमें नई चीज़ें नहीं सिखाओगे अपने घर वालों को वहाँ से ला करके, ऐसे नहीं ऐसे खाते हैं, ऐसे बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, होगा कि नहीं होगा? अब आप कहोगे श्रेया थे कैसे आइडियाज थे? तो ऐसा मान लो भाई, आइडियाज ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, घर घर की बात है। तो किसी ने आके ये बोला इंडियन टॉयलेट हटवाकर वेस्टर्न टॉयलेट बनवा लो, ठीक है? इस प्रकार के आइडियाज, मैनर्स और ड्रेसिंग सेंस, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें। इंडिया ने 230 मिलियन पाउंड कैश दिया था और 125 मिलियन पाउंड का लोन दिया था इस वॉर के एक्सपेंस को मीट करने के लिए। किसको दिया था? ब्रिटेन को। दे कौन रहा था ये? लेकिन
ब्रिटिशर्स ही दे रहे थे एक्चुअली ये। हमारा इतना कोई अच्छा इंडियन है उस टाइम पर इतने पैसे जाने देगा देश से बाहर? जबकि एक्सट्रीमिस्ट वाले कह भी रहे थे मॉडरेट से, क्या कह रहे थे कि ये अभी बिजी है वॉर के अंदर, क्या कर दो यहां से, बगावत कर दो। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता बहुत अच्छे थे, क्या कहते थे, मजबूरी के टाइम में किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इंडिया कंट्रीब्यूटेड 230 मिलियन पाउंड, ये जो सिंबल होता है ना, ये इसमें ये पाउंड का सिंबल होता है, ठीक है, पाउंड, in cash and 125 million pound in loans towards war expenses. India also sent war material to the value of 250 million pound. इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जो थी श्रेया, वो चरमरा गई। इस कदर चरमरा गई कि श्रेया, इंडिया में एक नई लेवल की चोरियां होना स्टार्ट होंगी, ठीक है, जिसमें लोग जो हैं वो अनाज की बोरियों को लूटेंगे। देयर वर ग्रेन राइट्स एज पुअर पीपल लूटेड शॉप्स। अच्छा, इसी प्रकार के राइट आपको याद होगा फ्रांस में भी हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब लोगों को लोफ ऑफ ब्रेड बहुत महंगी मिलती थी और वो ट्रकों की ट्रक पैसा भरकर लेकर जाते थे कैरेज से, और उतने में एक लोफ ऑफ ब्रेड आ पाती थी, जब इन्फ्लेशन चरम सीमा पर था, अपनी हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी वहां पर, याद है? कोई बात नहीं, श्रेया मैं पढ़ा दूंगा, अभी पता नहीं होगा शायद से आपको इसके बारे में, है ना? हाँ, मतलब वही ये जो जो वो नहीं था, जो मैं लुई 16 के बारे में बताते रहता हूँ, जो, हाँ बचपन, वही। अच्छी बात है, तुम जैसों को तो याद भी है, मुझे तो बाद में करना पड़ा ये याद। हाँ, प्रजा ने बोला था ब्रेड नहीं है खाने को, तो राजा ने बोला केक खा लो, कोई बात नहीं। उसके बाद याद है जो जितने भी नोबल्स वगैरह थे किंग के, लुई 16 के, जनता ने घुस घुस के उनके उसमें पैलेसेस में जा जाकर सबसे पहले किचन के ऊपर आक्रमण करा था, और उनसे अंगूठा मार के पेपर साइन करवा लेते थे कि ये अब से आज से हमारा कैसल है, ये आज से हमारा विला है, तुम्हारे सारे खेत हमारे, है ना? खैर छोड़ो, इंडिया की कहानी पे वापस आते हैं अपनी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर इंडिया टू सफर्ड अंडर द वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा, ठीक है, महामारी का सामना इंडिया को भी करना पड़ा था। और यहाँ पर आपको तमिलनाडु को एक चीज़ समझा रही है कि दिस इज द सिंबल फॉर पाउंड स्टर्लिंग। वॉर कंडीशन जो थी, इसकी वजह से होम रूल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई। बाकी सारी मूवमेंट चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 से एसोसिएटेड जो मूवमेंट थी, यानी कि अगर आप ये कहो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के जो इफेक्ट्स की वजह से भारत के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो आप क्या कहोगे इसके अंदर? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, या होम रूल मूवमेंट? होम रूल। ये वाली बात याद रखना, मैं श्रेयस में पर्सनली गलती कर चुका हूँ, मुझे हमेशा ये लगता था कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है, नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इनडायरेक्टली तो सारी मूवमेंट एसोसिएटेड है, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तानी जिस वजह से चिढ़ गए थे वो थे होम रूल मूवमेंट, कि हमें सिर्फ कहाँ पर फोकस करना है, अपने देश पर, और हमारे देश का जो खजाना जो अंग्रेज बाहर लेकर गए हैं अपने देश में वॉर एक्सपेंसेस वगैरह को मीट करने के लिए, हमें कल को फ्यूचर में ऐसी किसी भी घटना से बचना है और बचाना है अपने देश की, हमारे देश की सोने की चिड़िया को। ओके, अब इस टाइम पर श्रेया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिपरकशन वॉज जिसमें कांग्रेस वॉज रीयूनाइटेड। अब कांग्रेस वॉज रीयूनाइटेड का मतलब बताओ, अब तो आपको पता होगा, कांग्रेस डिवाइड हो गई थी किसमें? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, और इस टाइम पर क्या हो गया? यूनाइट हो गई। इंडिया और इंडियंस, दे हैड एन एक्टिव पार्ट इन द वॉर। उनको ये लगा था देखो लाइन के लिखी हुई श्रेया पर, ब्रिटेन वुड रिवॉर्ड इंडियाज लॉयल्टी कि, और लॉयल्टी किस फॉर्म में सुनो, कि वॉर खत्म होने के बाद हमें आज़ादी दे देगा ब्रिटेन। इसलिए उसका गलत टाइम पर, मतलब उसको हाँ बर्बाद करना या उसका अटैक करना अच्छी बात नहीं है, अपने आप हमारे अच्छे रवैये को देखेगा और आज़ादी दे देगा। लेकिन श्रेया,
कुछ लोगों से तुम कितना भी प्यार कर लो वो हमेशा कभी काम नहीं आते। कितना भी अच्छा बन के रह लो तुम्हें गद्दारी ही सहन करने को मिलेगी, क्योंकि वो गद्दारों की पैदाइश होती है, क्योंकि वो रहते हैं कुछ ऐसे लोग मध्य प्रदेश के आसपास। बट ओनली डिसअपॉइंटमेंट वॉज इन द स्टोर। Thus, the war had multiple effects on Indian society, economy and polity. ठीक है। अब इस वर्ल्ड वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट किस फॉर्म में निकला? विश्व युद्ध की फॉर्म में। सॉरी, विश्व युद्ध का सबसे बड़ा इंपैक्ट किस फॉर्म में निकला? रशियन रेवोल्यूशन की फॉर्म में, है ना। सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यही था ना, चैप्टर की स्टार्टिंग भी हमारी यहीं से हुई थी। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।